हेलो एंड वेलकम माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। सेन के योग्यता, क्षमता और स्वास्थ्य परीक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। देखने में तो ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट होता है 12 मार्क्स में। ये MEC 108 के लिए जो जून में एग्ज़ाम होंगे 2021 में, उनके लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके 12 मार्क्स आप कैरी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, सेन के योग्यता, क्षमता और स्वास्थ्य परीक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ये जो योग्यता क्षमता का जो परीक्षा है, ये किसने दिया था? ये डॉक्टर अमर्त्य सेन थे। उन्होंने अपनी जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स थी उसमें अपनी ये थ्योरी प्रस्तुत की थी कि लोगों में योग्यता की जो क्षमता है उसका विकास किया जाना चाहिए, जिससे गरीबी के निवारण में कुछ हद तक हेल्प मिलती है। अब इसकी थ्योरी देखते हैं कि अमर्त्य सेन ने योग्यता, क्षमता और स्वास्थ्य परीक्षा के बारे में क्या सुझाव दिए हैं। डॉक्टर अमर्त्य सेन को अपनी कीर्ति वेलफेयर इकोनॉमिक्स सोशल चॉइस थ्योरी के लिए 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला था। जो इनकी थ्योरीज में सोशल वेलफेयर अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जिसमें सोसाइटी के जो वेलफेयर के लिए वर्क के बारे में लिखा है। एंड इन दिस अप्रोच, ये जो अप्रोच है इसमें जो अमर्त्य सेन ने डिफाइन किया है कैपेबिलिटी अप्रोच को डिफरेंट वे में। ही हैज़ को रिलेटेड, और उसने रिलेट किया है पॉवर्टी और कैपेबिलिटी को, एक्सपेक्ट को एक साथ रिलेट किया है। अमर्त्य सेन का मानना था कि जो गरीबी है वह केवल मौद्रिक या आय में कमी को इंडिकेट नहीं करता, बल्कि गरीबी एक परिस्थिति है जो मानव जनित है। इसे नेचुरल डिजास्टर नहीं कह सकते। कैपेबिलिटी अप्रोच वाज जो गिवन है वो सबसे पहले जो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे और फिलोसोफर अमर्त्य सेन ने 1980s में दी थी। जो अमर्त्य सेन है वो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। अमर्त्य सेन का कहना है कि अगर गरीबी दूर करनी है तो लोगों को कैपेबल यानी योग्य बना दो। पैसा कमाने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दो, उनको पढ़ाई करवानी शुरू कर दो, खाना बनाना, कुछ भी अगर उनको जो भी काम उनके लायक है वो काम उसमें उसको परफेक्ट बना दो, तो गरीबी है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। उसके बाद है जो थ्योरी, आप क्वेश्चन आंसर जो 12 मार्क्स का उसमें कैसे लिखेंगे, पहले उसका परिचय लिखेंगे जैसे मैंने बताया, और उसके बाद ये थ्योरी है उसको 12 मार्क्स में कैसे लिखेंगे। स्वस्थता की किसी देश की जो मानवीय पूंजी को समृद्ध करने की क्षमता ही स्वास्थ्य की किसी देश की मानवीय पूंजी को समृद्ध करने की क्षमता ही स्वास्थ्य परिचर्चा में सरकार के हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण आधार है। सबसे पहले मस्किन है जो उन्होंने 1958 में स्वास्थ्यता की आर्थिक समृद्धि में महत्व की ओर इंगित किया था। उनका आग्रह था कि शिक्षा जैसे अन्य सामाजिक निवेशों से लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ होना आवश्यक है। अगर व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं होगा तो वह अपनी योग्यता उसको कैसे दिखा पाएगा। इसी पर विचार को समर्थित करते हुए जो ग्रोसमैन थे 1972 ने, उन्होंने भी कहा था कि जो स्वास्थ्यता है वो उत्पादक भी है, जो व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी स्वास्थ्य का स्वरूप एक स्टॉक जैसा है। यदि इसे बनाए रखने में निवेश नहीं किया जाता तो समय के साथ साथ इसका अक्षरण होता रहता है और आगे चलकर अंतर्गर्भित वृद्धि के समर्थकों ने जो एक सोलो का जो मैंने आपको करवाया है MEC 104 में, उसका जो समृद्धि प्रतिमान है उसमें विस्तार करते हुए जो उसमें भी मानवीय पूंजी के निर्धारक कारकों के स्वतंत्र रूप से मान्यता प्रदान की गई थी। ऐसे प्रतिमानों के सत्यापन में 4 आदानों चरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले है मौद्रिक रूप में, श्रम आदान यानी कार्य के घंटों के रूप में,
श्रम को प्राप्त औसत शिक्षा का स्तर स्कूली शिक्षा के स्तर के रूप में और श्रम की स्वायत्तता का स्तर। जो मानव पूंजी है उसके भी 4 स्तर हैं। सबसे पहले है पूंजी, मतलब उसको पूंजी के मौद्रिक रूप में देखना। उसके बाद है श्रम आदान को उसके कार्य के घंटों के रूप में। और श्रम को प्राप्त औसत शिक्षा का स्तर जो स्कूली शिक्षा के वर्षों के रूप में। श्रम की स्वास्थ्यता का स्तर। ये 4 स्तर हैं। प्रथम कोटि की शर्तों का प्रयोग कर उन्होंने पाया कि जो स्वास्थ्य है वो सूचकांक सुधार से शिक्षा में निवेश की प्रेरणा मिलती है। स्वास्थ्य पूंजी में निवेश से स्वास्थ्यता की ह्रास की दर में कमी आती है, किंतु प्रथम पीढ़ी के अंतर्गर्भित स्ववर्ती प्रतिमानों ने स्वास्थ्य में निवेश को स्थान नहीं दिया था। वे तो केवल शिक्षा में निवेश पर ही केंद्रित थे। संभवतः इसका उत्पादकता पर शिक्षा और स्वास्थ्यता के प्रभाव को पृथक निरूपित कर पाने में कठिनाई थी, किंतु धीरे धीरे यह अनुमति हो रही थी कि शिक्षा के जो प्रभाव स्वास्थ्य से पृथक ही होते हैं, क्योंकि स्वास्थ्यता के प्रभाव केवल कार्य वर्षों तक सीमित नहीं रहते, वे जीवन पर्यंत व्यक्ति के साथ रहते हैं। इस प्रकार से सोलो और जो समान के मॉडल थे नव क्लास की, उन्होंने स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य को राष्ट्रीय आय का प्रभाव केवल दीर्घकाल के संभव में उन्होंने माना है कि अपेक्षा। इन अंतर्गर्भित संबंधी प्रतिमानों ने यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट कर दिया था कि स्वास्थ्य के जो जीडीपी के समृद्धि दर पर अधिक स्थायी प्रभाव होते हैं। समृद्धि प्रतिमान के अधिक परिष्कृत स्वरूपों जो कंप्यूटरवादी समृद्धि सिद्धांत में देश की श्रम शक्ति की अर्जन क्षमता में संवर्धन करने वाली 6 प्रक्रियाएं स्पष्ट की हैं। ये है उत्पादक क्षमता, जीवांश सीखने की क्षमता, क्रियात्मकता, किसी नई बात समस्या का सामना करने की क्षमता और विषमता। जीवांशा वृद्धि की विशेष रूप से कौशल संबंधित मृत्यु दर घटाने वाली पाया गया था। इससे प्रत्येक प्रभावी रूप से कार्य कर रहे व्यक्ति के कौशल का उन्नयन होता है। मानवीय पूंजी का निश्चित दशापूर्ण स्टॉक उत्पादित स्टॉकों में स्तरों में अपना योगदान देता रहता है। वर्धित जीवन अर्जन क्षमता की समृद्धि दरों पर जो भी अन्य प्रभाव दिखाई दिए वे हैं बचत में वृद्धि, लंबे समय तक शिक्षा, स्वास्थ्य में बने रहना। अब जो सेन ने योग्यता, क्षमता और स्वास्थ्य के बारे में जो सेन का चिंतन है उसके बारे में सेन के क्या विचार हैं कि व्यक्ति के जो अंतर्निहित योग्यता भंडार को विकसित कर उसमें मतलब जो व्यक्ति में जो भी योग्यता है उसको विकसित करके अधिकारी समुच्चय की प्राप्ति में सक्षम बनाना चाहिए, ताकि उसकी उत्पादकता के स्तर का उन्नयन हो सके और वह शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में निवेशित मानवीय पूंजी के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। यही नहीं, सरकार द्वारा सुलभ कराई जा रही शिक्षा सुविधाओं का लाभ उठा पाना अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर रहता है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति की योग्यता क्षमता में सुधार के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा। सेन ने यह बताया कि अच्छा स्वास्थ्य है जो समष्टि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। बाजार की प्रेरणाएं तो अल्पकालिक समृद्धि की संभावना और निजी प्रतिप्राप्ति के अधिकतम करने पर ध्यान देती हैं। अतः निवेश योग्य संसाधन आवंटन में केवल उत्पादन पर ध्यान रहता है। सामाजिक क्षेत्र में निवेश की अनदेखी हो जाती है। यदि सरकार कहा गया व्यक्ति की योग्यता और क्षमताओं के भरपूर प्रयोग करने हेतु मानवीय पूंजी में निवेश कर रहे तो भले ही प्रारंभ में समृद्धि दर कम रह जाए, किंतु इस प्रकार के निवेश के दीर्घकालिक परिणाम बहुत सकारात्मक होते हैं। केरल का एक उदाहरण है जहां मानवीय पूंजी में निवेश के परिणामस्वरूप लोग त्वरित रूप से आर्थिक समृद्धि का लाभ पाने लगे हैं। एक एरो है, जो लेखक हैं उन्होंने भी सेन में एरो की बात जो सेन ने भी स्वास्थ्य परिचर्चा बाजार में जानकारी की असहमति को ही सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता का आधार माना है। सेन का तर्क है कि समृद्धि बाजार में अपेक्षाकृत अनजान व्यक्ति इस असहमति के कारण शोषण का शिकार हो जाता है। जहां चिकित्सा कर्मी कम हो वहां तो स्पर्धा भी कम हो जाती है और चिकित्सा खरीदने वाले व्यक्ति की दुर्दशा और गंभीर रूप से धारण कर की जाती है। यही नहीं, यदि सेवा प्रदाता स्वयं प्रशिक्षित नहीं है, जैसे अपर्याप्त स्वास्थ्य तंत्र वाले देशों में ही होता है, तो रोगियों की उन पर निर्भरता बहुत ही घातक रूप
धारण कर लेती है। ऐसी दशा अनेक देशों में पाई जाती है, किंतु साथ ही कुछ देशों और कुछ एक प्रांतों में कार्यरत सर्वव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के सुखद परिणाम भी शायद स्पष्ट है। अधिक आय और समृद्धि के कारण यहाँ लोग अतिरिक्त स्वास्थ्य परिचर्या का खर्च उठाने को तैयार हो जाते हैं। यही नहीं, निजी सेवाओं को सरकारी सुविधाओं से स्पर्धा वहीं अधिक करनी होती है जहाँ सार्वजनिक सुविधाएं अधिक विकसित हों। भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को अधिकांश जन समुदाय के लिए अत्यंत शोषणपूर्ण व कुशल स्वास्थ्य सेवाओं का उदाहरण माना जा सकता है। केरल प्रांत इस दृष्टि से प्रगतिशीलता का एक उदाहरण है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो आपके 12 मार्क्स आप कैरी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।